अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक रोज कॉलेज से छुट्टी के बाद जब गेट से बाहर निकली तो गाड़ी को ड्राइवर समेत गायब पाया। सख्त कोफ्त हुई। मेरी आदत थी कि गेट से बाहर आते ही सीधे गाड़ी में जा बैठती और ड्राइवर की जरा सी ताखीर पर चिराग पा हो जाती। तभी असलम बाबा हमेशा छुट्टी से 15 मिनट कबल ही कॉलेज के गेट पर पहुंच जाता था। आज मगर गाड़ी का नामो निशान तक न था। आध घंटे में कई बार गेट से बाहर झांका। इस तरह बार बार झांकने में सबकी थी। तभी मेरे आंसू निकल पड़े। उसी लम्हे गाड़ी सामने से आती दिखाई दी। कार के अंदर बैठते ही मैं असलम बाबा पर बरस पड़ी। कहाँ रह गए थे बाबा? कब की छुट्टी हो गई है? क्यों इतनी देर कर दी? मैं रुहासी हो रही थी। बीबी, पीछे किसी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक था, तभी दूसरे रास्ते से आना पड़ा। इधर भी रैलियां निकली हुई थी, बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूं। दांत पीस कर मैं खामोश हो गई। अब क्या कहती? गुस्से से कनपटियां सुलग रही थीं, पत्थर सी बनी बैठी थी। अपनी सोचों में गुम सामने सड़क पर कुछ दिखाई ना दे रहा था। अचानक गाड़ी को झटका लगा और बाबा ने ब्रेक लगाई तो टायरों से जोर की आवाज बुलंद हुई। गाड़ी किसी चीज से टकराई थी और कोई हमारी कार से टकराकर एक तरफ गिरा था। तभी वो कपड़े झाड़ते हुए उठ खड़ा हुआ। उसे चोट लगी थी और कोहनियों पर रगड़ वगैरह भी आई थी। माथे पर खून की लकीर थी। मैं पहले ही गुस्से में भरी बैठी थी। ये हादसा सख्त मुस्तरब कर गया। दांत पीस कर बुड़बड़ाई, अंधे हो गए हो? देखकर नहीं चलते? अभी अगर तू मर जाता? ड्राइवर बाबा ने चाहा कि गाड़ी से उतरकर उसको तसल्ली दे, खैरियत पूछे, मगर मुझे एक लम्हा यहाँ रुकना गवारा ना था। तभी मैंने चिल्लाकर कहा, असलम बाबा, चलो चलो, वो मरा नहीं है जो उतर रहे हो, गलती उसी की थी। ये कहकर मैंने खिड़की से सर निकाल कर कहा, मरना हो तो कहीं और जाकर मरो, हमारी गाड़ी के सामने आकर मरने का ज्यादा शौक है क्या? असलम बाबा ने मेरे बिगड़ते मूड को देखकर गाड़ी तेज कर दी और इससे पहले कि सड़क पर 2-4 लोग उस नौजवान की हमदर्दी में इकट्ठे हो जाते, वो गाड़ी निकाल कर ले गया। मैं रास्ते में बुड़बुड़ाती जा रही थी। मुझे इस बात का जरा भी एहसास न था कि उस नौजवान को कितनी चोट लगी है। उसको वाकई चोट लगी थी। ड्राइवर बाबा ने बाद में बताया था। खैर, मैंने कोई असर नहीं लिया और अगले दिन तक मैं ये वाकया ज़हन से महव कर चुकी थी। कुछ दिन गुजरे कि एक रोज़ जब अम्मी अब्बू छत पर सो रहे थे, तकरीबन रात के 9-10 बजे फ़ोन की घंटी बजी। मैंने कॉल सुनी। उस रोज़ आपने तो मुझे अगले जहां पहुंचाने की ठान ली थी और फिर मेरी खैरियत भी नहीं पूछी। इस बात का शिकवा करने के लिए फ़ोन किया है? आपको हमारी गाड़ी के सामने आने को किसने कहा था? क्या मरने का बहुत शौक है? मुझे मरने का इस कदर शौक नहीं है। आपकी सूरत देखकर खो गया था, तभी कार के रूबरू आने का पता न चला, लेकिन आपकी संगदिली देखकर हैरान हूँ। क्या खूबसूरत लोग इस कदर संगदिल होते हैं? एक लम्हे को तो समझी नहीं, तभी याद आ गया कि ये वही नौजवान है जो गलती से हमारी कार के नीचे आते आते बचा था। देखकर चला करो। ये कहकर मैं फ़ोन बंद करने को थी कि मेरे कानों में आवाज़ आई, अल्लाह ने अच्छी शक्ल दी है तो इस पर इतना घुमंड करने की क्या ज़रूरत है? अल्लाह चाहे तो इस अच्छी शक्ल को बदसूरत भी कर सकता है। उसकी बेहुदा गुफ्तगू सुनकर और गुस्सा आया और मैंने फ़ोन बंद कर दिया। ज़रा देर बाद फिर घंटी बजी। मैंने रिसीवर उठाकर नीचे रख दिया और जाकर लेट गई। जहन सुलग रहा था। रात में देर तक करवटें बदलती रही। सुबह बेदार हुई तो सर में हल्का हल्का दर्द था। तबीयत मुज़महिल हो रही थी। जी चाहा कॉलेज ना जाऊं। तभी अम्मी कमरे में आ गईं और बोली, शादाब, आज कॉलेज मत जाओ, तुम्हारे चचा दुबई से आ रहे हैं, उनके लिए कुछ तैयारी करना है, सामान भी खरीदने जाना है। नहा धोकर मैं तैयार हो गई और नाश्ते के बाद अम्मी ने लिस्ट पकड़ा दी कि असलम बाबा के साथ जाकर ये सामान ले आओ, मैंने कुछ दूसरे काम करने हैं। मैंने लिस्ट पर नज़र डाली। घर के करीब ही जनरल स्टोर था। मैंने बाबा से कहा, यहीं रुककर कुछ सामान ले लेते हैं, बाकी बाजार से ले लेंगे। जो ही मैं जनरल स्टोर पर पहुंची, बगैर सर उठाए लिस्ट में से चीज़ों के नाम बताने शुरू कर दिए। जब सर उठाया तो सामने वही मजरूब बैठा था जो उस दिन हमारी गाड़ी से टकराया था। उसके माथे पर जख्म का निशान ताज़ा था। उसे देखकर मेरा रंग उड़ गया। उसने मुस्कुराकर सलाम किया। मैं बगैर सलाम का जवाब दिए फ़ौरन ही स्टोर से उतर आई। उसकी मुस्कुराहट ऐसी जहरीली और तंज भरी थी कि मेरा सारा वजूद भी सुलग उठा। तभी मैंने फैसला कर लिया कि मैं इसके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लूँगी। अगर इसने दोबारा मुझे फ़ोन किया तो मैं इसकी शिकायत अब्बू से करके इसे पुलिस के हवाले कर दूंगी।
मैंने तमाम ख़रीदारी सदर बाज़ार से की और जब घर पहुंची तो अम्मी को इंतज़ार में पाया। उन्होंने कहा, जल्दी जल्दी मेहमानों वाला कमरा दुरुस्त कर दो, वो लोग आने वाले हैं। चचा चची की फैमिली मुख्तसर थी, लेकिन अम्मी ने तो इतना एहतमाम किया था जैसे कोई बड़ा कुनबा आने वाला हो। अम्मी का एहतमाम दुरुस्त था। चचा चची के साथ एक और फैमिली भी आई थी। ये लोग दुबई से उनके साथ आए थे, अपने कज़न राहील और उसकी बहन सोनू के साथ। उनको जानती थी, मगर उनके हमरा अंकल फ़िदा के बेटे मंसूर और उसकी बहन माहम से मुलाकात पहली दफ़ा हुई थी। हमारे घर में रौनक हो गई। राहील हंसमुख और शौक किस्म का लड़का था, जबकि मंसूर और माहम पुरतकल्लुफ़ और लिए दिए रहने वाले थे। उन्होंने खाना खाने के बाद आराम किया और शाम को राहील ने कहा, शाद गाड़ी में बैठो, सोनू और माहम को शॉपिंग करवानी है। जो ही हम गाड़ी में निकले, अचानक एक नौजवान सामने आ गया। वो हमारे बंगले से कुछ दूर सड़क पर खड़ा था। इस बार भी वो बच गया। मुझे इतना गुस्सा आया कि मेरे आंसू निकल आए। ये वही नामाकूल था। लगता था कि वो अचानक नहीं आया, बल्कि सदियों से इसी जगह साकित खड़ा था। हमारी गाड़ी के नीचे आने के लिए वो पत्थर सा हो गया था। राहील ने ड्राइवर से कहा, बाबा देखो क्या हुआ है। तभी मैंने मजनू को घूरा। वो कपड़े झाड़ते हुए हमारी तरफ देखकर मानी ख़ेज़ अंदाज में मुस्कुरा रहा था। वो ढीठ अपनी इस हरकत पर ज़रा सा भी परेशान नहीं था। ये दूसरी बार है। खुदा की पनाह, इसे मरने का कितना शौक है। अब तो मैं ज़रूर इसकी शिकायत करूंगी। गुस्से से मेरी कनपटियाँ सुलग उठी। हमारे घर मेहमान मौजूद थे। सोचा ये जाएंगे तो इसकी खबर लूंगी। मामू का घर करीब था। उसका बेटा फारिस बीए में पढ़ता था। वो मिजाज का बहुत तेज़ था और किरदार का भी सही ना था। मैं सोचने लगी कि अब्बा जान की बजाय क्यों ना मैं फारिस की खिदमत हासिल कर लूं। उसे स्टोर वाले की शिकायत उसी से कर दूं। वो अपने गुंडे किस्म के दोस्तों की मदद से इसकी बीच सड़क पर ठुकाई करेंगे तो इसका दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। फारिस तो इन कामों का माहिर था। उस रोज़ शाम को बाहर शोर सुना। तब भी असलम बाबा ने आकर बताया कि फारिस और उसके दोस्तों की किसी बंदे से लड़ाई हुई है और उन्होंने एक लड़के को सड़क पर मारा है। उस बेचारे को अस्पताल ले गए हैं। ये सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई और आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। मुझे गुमान भी न था कि फारिस इतनी जल्दी ये काम कर देगा। बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और जाकर अपने बिस्तर पर गिर गई। ओ मेरे खुदाया, ये क्या हुआ। अब मुझे मामले की संगीनी का शिद्दत से एहसास हुआ। खामखा मैंने एक इंसान को पिटवाया। खुदा जाने उन्होंने उसकी क्या हालत कर दी है। या खुदा, अब क्या करूं? कैसे उसके अहवाल पता करूं? ना चाहते हुए भी दिल बेचैन हो गया। सोचा ड्राइवर बाबा से कहूं कि स्टोर पर उस नीली शर्ट वाले का हाल पूछाओ, लेकिन फिर ख्याल आया बाबा पूछेगा कि क्यों, तुम्हें किसी का हाल पूछने की क्या पड़ी है। फिर क्या करूं? सोच सोच कर हलकान हो रही थी। अब तो मुझे चैन ही नहीं आ रहा था। जब किसी पल चैन ना आया तो मैंने खुद ही उसका हाल मालूम करने का इरादा कर लिया। बगैर किसी को कुछ बताए मैं घर से निकल पड़ी। स्टोर पर पहुंची तो सामने ही राज नजर आ गया, हंसता मुस्कुराता हुआ। आज वो नीली शर्ट और काली पैंट में नहीं था, बल्कि सफ़ेद शलवार में मलबूस था। वो बिल्कुल ठीक ठाक था। यकीनन उसकी पिटाई नहीं हुई थी, वरना वो स्टोर पर ऐसे हशाश बशाश ना बैठा होता। जान लिया मैंने कि किसी और की शामत आ गई है। ये सोचते ही मेरे तन बदन में आग लग गई। जलती सुलगती घर लौटी। फारिस आया हुआ था। कहने लगा, तुम कहाँ थी कज़न, तुमने मुझे मरवा दिया। मैंने नीली शर्ट वाले की इतनी शामत बुलाई है कि अब मेरी शामत आ गई है। वो आदमुआ अस्पताल में पड़ा है और मुझ पर ज़रूर पुलिस केस बनेगा। मामू जान कहाँ है? मैंने पूछा। अब्बा जान पुलिस से मामला तय करने गए हैं। 1 लाख का खर्चा पड़ गया है। मैं क्या कहती। गुमसुम और हैरत में डूबी रही। जिसको सबक सिखाना था वो भला चंगा स्टोर पर बैठा था। जिसकी शामत बुलाई गई थी, जो मुफ्त में पिटकर अस्पताल पहुंच गया था, वो बेचारा कोई और था। इत्तफाक से नीली शर्ट और काली पैंट पहनकर स्टोर पर आ गया था। गलती पर गलती हो रही थी। कितना नुकसान हो गया था। मैं अंदर से सहम गई थी। लेकिन फारिस, मैंने उसकी जानिब देखा। उसे कुछ भी मलाल ना था। वो पुरसकून सा बगौर मेरे चेहरे को पड़ रहा था। उसकी चुभती निगाहों के तीर से बचने के लिए मैं फिर अपने कमरे में जा बैठी। मैंने हाथों से सर थाम लिया। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है। मैं किसी अजाब में गिरफ्तार हो गई थी। वो रात मैंने कांटों पर बसर की। तमाम रात मुझे नींद नहीं आई। अगले रोज़ कॉलेज से लौटी तो पता चला
कि मामू मामानी अपने इस नाहंजार सपूत फारिस का रिश्ता लाए हैं मेरे लिए। हैरत और दुख से मेरी आंखों में आंसू आ गए। दुख इस बात का कि मामू ने मेरा रिश्ता अपने आवारा और लोफर बेटे के लिए मांगा था, जबकि उनको पता था कि मेरे वालदैन कभी भी इस रिश्ते को कबूल नहीं करेंगे। वालदैन ने साफ इनकार कर दिया। इस पर फारिस ने धमकी भिजवाई कि मैं शादाब को बदनाम कर दूंगा, फिर देखना कौन इसको ब्याहने आता है। ये सुनकर अम्मी और अब्बू खून का घूंट पीक कर रह गए। ऐसे में एक बेटी के बाप को जो करना चाहिए उन्होंने वही किया। उन्होंने मेरे रिश्ते के लिए तगो-दो शुरू कर दी ताकि जल्द अज जल्द वो मेरे फर्ज से सुबकदोश हो जाएं। मामू से भी शिकायत की गई, लेकिन वो सब चिकने घड़े थे, उन पर क्या असर होना था। ये हालात राज के हक में बेहतर साबित हुए। उसने अपने वालदैन को राज़ी किया कि वो मेरा रिश्ता मांगे। एक मोहल्लेदार के तवस्सुत से ये लोग हमारे घर रिश्ता मांगने आए। राज का घराना मुद्दतों से यहाँ रहाइश पजीर था और तमाम मोहल्लेदार उनको बहुत अच्छी तरह जानते थे। वाले साहब को उस ख़ानदान के बारे में अच्छी रिपोर्ट मिली और लोगों ने लड़के के बारे में भी बहुत अच्छी रिपोर्ट दी। वाले साहब ने हर तरह से इत्मीनान करके रिश्ता मंजूर कर लिया और मेरी मंगनी राज से हो गई। मंगनी के बाद राज ने मुझसे फ़ोन पर राब्ता रखा। तकरीबन हम रोज़ बात करते थे। उसे मुझ पर पूरा भरोसा था। वो मुलाजमत की तलाश में था। कहता था, दुआ करो मुझे अच्छी मुलाजमत मिल जाए। अब्बू जान इसी तगो-दो में लगे हुए हैं। ये वही राज था जिसे मैंने पहली नज़र में मुस्तरद कर दिया था। अब वो दिल में घर कर चुका था। उसने मेरे दिल में जगह बना ली थी। उससे फ़ोन पर बातें करती थी और भी अच्छा लगता था। सोचती थी जिससे नफ़रत करती थी खुदा ने उसी को जीवन साथी बना दिया है। कैसी अनहोनी हो गई है, खुदा की कुदरत है ये भी। एक दिन राज ने मुझे फ़ोन किया। उसका लहजा टूटा हुआ सा था। कहने लगा, शादाब बुरा मत मानना, एक बात कहूँ, मुझे शक सा है कि कहीं फारिस से तुमने किसी मोड़ पर बेवफाई तो नहीं की। ये सुनना था कि मेरे हाथ पांव कांपने लगे और फ़ोन हाथ से छूट कर गिर गया। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और फ़ोन बंद कर दिया। सोचने लगी, सच कहते हैं हर मर्द शकी होता है, फिर जब एक बार शक मर्द के दिल में बैठ जाए तो ये नाक कभी न कभी ज़रूर खुशियों को डस लेता है। थोड़ी देर के बाद दोबारा घंटी बजी। मैंने फ़ोन उठाया। मेरा ख्याल दुरुस्त था, ये राज था। तुम बुरा मान गई हो शादाब, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तो यूं ही बात कह दी थी। आखिर तुम भी एक आम मर्द साबित हुए। अगर किसी रिश्ते की बुनियाद झूठ पर रखी जाए तो वो आगे चलकर पायदार साबित नहीं हो सकता। बेहतर है तुम फ़ौरन ये रिश्ता ख़त्म कर दो, वरना आगे चलकर तुम्हारे ताने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। वो बहुत परेशान हुआ। प्लीज़ शादाब, मुझे माफ़ कर दो। जो बात, जो वसवसा मेरे दिल में खटक रहा था, मैंने कह दिया है। तुम मेरे लहजे की सच्चाई को समझो, बस इतना कह दो सब गलत है। तुम सच बात दोहरा तो सकती हो। मैं तुमको कोई तकलीफ देना नहीं चाहती, लेकिन शक की बुनियादों पर कायम रिश्ता ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। तुमको मंगनी के बंधन से आज़ाद करना चाहती हूँ। ऐसा कहते हुए मैं रो रही थी। तभी मैंने फ़ोन रख दिया। अपने कमरे में आकर खूब रोई। इस बात के तकरीबन आध घंटे बाद राज और उसके वालदैन हमारे घर आ गए। उसके वालदैन मुझसे अपने बेटे की जानिब से माफ़ी मांगने आए थे। बुजुर्गों का भला क्या कसूर। उनका माफ़ी तलब करना मेरे लिए बड़ी बात थी। मैंने आंटी और अंकल से कहा, मुझे शर्मिंदा ना कीजिए। मैंने राज को माफ़ किया। उसी दिन उन्होंने मेरे वालदैन से शादी की तारीख ले ली और दोनों घरों में शादी की तैयारियां होने लगी। हम चुपके तैयारियां कर रहे थे। मामू के घराने से किसी शरारत का खदशा था। खुदा ने हमें मिलाना था तो हमारी शादी का सुहाना दिन भी बखैर व खूबी गुजर गया। मैं दुल्हन बनकर राज के घर आ गई। अल्लाह ने उसका ख्वाब पूरा किया और मुझे भी उसके हसीन ख्वाब की सूरत में ताबीर एक अच्छे शौहर के रूप में मिल गई। वाले साहब के इंतकाल के बाद चचा जान ने वापस वतन आने का फैसला कर लिया और ये लोग दुबई छोड़कर पाकिस्तान लौट आए। उन्होंने हमारे घर के नज़दीक ही बंगला ले लिया। राहील की अभी तक शादी न हुई थी। एक रोज़ अम्मी ने वजह पूछी तो चची के मुंह से बेख्तियार निकल गया कि दरअसल राहील शादाब से शादी करना चाहता था। वो हमसे कहता रहा, मगर हमसे कोताही हुई। हमने रिश्ता मांगने में देर कर दी और शादाब की शादी राज से हो गई। इस वजह से राहील ने अभी तक शादी नहीं की। वो कहता है शादाब जैसी लड़की मिलेगी तो शादी करूंगा। मैं तो लड़कियां देख देख हार बैठी हूँ, इसे कोई पसंद ही नहीं आती। भाभी, तुम ही शाद बेटी को कहो कि वो राहील को समझाए। शायद इसके समझाने से ये शादी कर ले और हम इसकी खुशियां देख पाएं। हमें खबर न थी कि उसी वक्त राज आ जाएंगे और वो चची की बातें सुन लेंगे। मैंने मुड़कर देखा
उनके चेहरे का रंग बदला हुआ था और वो बेहिस लग रहे थे। मुझे चची की बातों पर नदामत हुई। मैंने आरजू की कि काश वो ये बातें ना कहती। अगर कह दी थीं तो काश के राज ने ना सुनी होती। उसके बाद वो मुझसे खींचे खींचे रहने लगे। मुंह से कुछ ना कहा, लेकिन मैं समझती थी कि उनके दिल में कांटा चुभ गया है जो खलिश बनकर उनको बेचैन रखता है। उन्हीं दिनों शादी के 6 साल बाद मैं उम्मीद से हो गई। उन्हीं दिनों राज का तबादला दूसरे शहर हो गया। वो चले गए और मैं पैकिंग करने में मसरूफ़ हो गई, क्योंकि सामान की पैकिंग के बाद मुझे भी उनके पास जाना था। पैकिंग करते हुए एक रोज़ मुझे चक्कर आया और मैं लेट गई। अम्मी को फ़ोन किया कि मेरी तबीयत ख़राब है, आप आ जाइए और मुझे अस्पताल ले जाइए। उनके गुर्दे में तकलीफ़ थी। चची उनको अस्पताल ले गई और राहील को मेरे पास भेज दिया कि तुम शादाब को अस्पताल ले आओ। उस वक्त राहील के सिवा और कोई ना था जो मेरी तरफ आता। राहील ने उसी वक्त गाड़ी निकाली और मेरे पास आ गए। मैंने ढाल पड़ी थी। उसने सहारा देकर गाड़ी में बैठा दिया। अस्पताल में मुझको तिब्बी इमदाद और कुछ दवाएं देकर रुखसत कर दिया गया। जब हम घर वापस लौटे तो राज दरवाजे के बाहर इंतहाई इज़्तिराब के आलम में टहल रहे थे। मुझे राहील की गाड़ी से उतरते देखा तो उनका चेहरा मुतगय्यर हो गया। मुझे तो चक्कर आ रहे थे और राहील ने मुझे सहारा दिया हुआ था। मैंने शौहर को बताया कि राज, अचानक मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मुझे डॉक्टर के पास ले गए थे। उन्होंने माथे पर बल डाल लिए। तब राहील परेशान हो गया। राज ने उसे घर के अंदर आने का भी नहीं कहा। वो बाहर से ही खुदा हाफिज कहकर चला गया। जो ही हम घर में दाखिल हुए, राज ने मेरी तबीयत के बारे में भी ना पूछा, बस मुझ पर बरस पड़े कि मुझे पहले ही शक था। फारिस ने ठीक कहा था कि तुम्हारी बीवी और राहील आपस में शादी करना चाहते थे, मगर शादाब के वालिदैन ने उनकी आरजुओं को खाक में मिला दिया। ये सरासर झूठ था। मगर राज इस बात को मानने पर तैयार ना थे। बोले कि आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। मेरे जाते ही तुम अपने पसंदीदा कज़न के साथ घूमती फिरती हो। उनका मुंह देखती रह गई। समझ ना पा रही थी कि ये क्या कह रहे हैं, जबकि हमारे दरमियान सिरे से ऐसी कोई बात थी ही नहीं। मैंने अपने जीवन साथी को समझाने और यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की कि उनकी गलत फहमी है। अपने शक पर अपने बच्चे को कुर्बान मत करो। उनकी समझ में कुछ ना आया। वो उम्मीद के इस फूल को भी अपना नाम देने पर राजी ना थे। और ये एक शरीफ और बेकसूर बीवी के लिए कितने बड़े सदमे की बात हो सकती थी, जिसने अपने शौहर के सिवा किसी से कभी मोहब्बत ना की हो। वो मुझे तलाक की धमकियां देने लगे। तब अपनी निस्वानियत की तजलील पर मैंने खुद उनसे अलहदगी इख्तियार कर ली। मैंने सोचा जो शख्स मेरे बच्चे को अपना बच्चा तस्लीम करने पर तैयार नहीं, मुझे उसका साया भी अब इस बच्चे पर नहीं पड़ने देना चाहिए। और फिर मैंने ऐसा ही किया। आज राज अपने बेटे की सूरत देखने को तरसता होगा और मैं उसकी सूरत देखने को तरस रही हूँ। शायद उसे कभी गलती का एहसास हुआ हो। मेरे वालिद साहब ने काफ़ी जायदाद छोड़ी थी, सो मुझे कभी माली परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। मगर मैं सोचती हूँ कि जिन औरतों के पास गुजर बसर करने के वसाइल भी नहीं होते और उनके शौहर उनको महज शक की बुनियाद पर छोड़ देते हैं, उन पर क्या गुजरती होगी। दोस्तों, जिन बीवियों के शौहर शक करते हैं, न जाने वो कितनी अजियत में जिंदगी गुजारती है। बेशक जिन रिश्तों में शक की दरार आ जाती है, उन रिश्तों का निभाना बहुत तकलीफ देह होता है। शक सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि औरत भी करती है और इसी वजह से न जाने कितने ही घर बर्बाद होते हैं और कितने ऐसे मासूम बच्चे हैं जो मियाँ बीवी के इन शक व शुबे की वजह से हमेशा के लिए या अपने बाप के प्यार से महरूम रह जाते हैं या अपनी माँ के प्यार से। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।